हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीनों के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है। अगर हम कालीनों की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कालीनों के लिए कौन प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर। और किसकी बात कर लेते हैं, भदोही की बात कर लेते हैं। भदोही की हम बात कर लेते हैं। कांच की वस्तुओं के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद है। कांच की वस्तुओं के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, ग्लास सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके, ग्लास सिटी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों किसको कहते हैं, फिरोजाबाद को कहते हैं। इत्र निर्माण के लिए अगर हम बात करें दोस्तों कौन प्रसिद्ध है, कन्नौज की हम बात कर लेते हैं। कन्नौज की बात करते हैं दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये इत्र के लिए। इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कन्नौज को ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है। जबकि हाथ की छपाई के लिए दोस्तों, हाथ की छपाई के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, फर्रुखाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन सही आ जाएगा। मुरादाबाद की बात करते हैं दोस्तों, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, पीतल नगरी के लिए। किसके लिए, पीतल नगरी के लिए दोस्तों। यानी मुरादाबाद की हम बात करते हैं तो ये पीतल नगरी के नाम से फेमस है। रामपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो किसके लिए फेमस है, ये चाकुओं के लिए फेमस है। किसके, चाकुओं के लिए। अलीगढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, ताला उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, ताला उद्योग की बात करते हैं दोस्तों। मेरठ की बात कर लेते हैं, मेरठ किसके लिए फेमस है दोस्तों, खेल सामान के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। किसके लिए, खेल सामान के लिए। कानपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए दोस्तों, चमड़ा उद्योग के लिए। तो मुरादाबाद हमारा किस नाम से फेमस है दोस्तों, पीतल नगरी, बर्तनों के लिए फेमस है। रामपुर की बात कर लेते हैं, चाकुओं के लिए। अलीगढ़ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ताला उद्योग के लिए। जबकि मेरठ की बात कर लेते हैं, खेल के सामान से संबंधित है। कानपुर की बात कर लेते हैं, चमड़ा उद्योग से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है दोस्तों। पूछा गया है कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जाना जाता है। सरोजनी नायडू की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, भारतीय कोकिला कहा जाता है। भारतीय कोकिला दोस्तों किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू की अगर हम बात करते हैं। 13 फरवरी इनकी दोस्तों क्या है, जयंती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 13 फरवरी को। क्योंकि 13 फरवरी को क्या है दोस्तों, सरोजनी नायडू की क्या है, जन्म तिथि है। सरोजनी नायडू की दोस्तों हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या है, 1925 का जो कांग्रेस का कौन सा दोस्तों, कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, सरोजनी नायडू की बात करते हैं। यानी अगर हम भारत की पहली महिला की बात करते हैं जिन्होंने क्या है, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो वो दोस्तों कौन थी, सरोजनी नायडू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर हम बात करते हैं, इनको लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट की बात करते हैं दोस्तों, 1917 में कांग्रेस के दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
यानी एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? एनी बेसेंट ने की थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने क्या है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करते हैं जिसने क्या है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों, वो है सरोजनी नायडू। जबकि पहली भारतीय की बात करते हैं तो कौन है? सरोजनी नायडू है। जबकि पहली महिला की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वो कौन सी है? हमारी एनी बेसेंट है। बेगम एजाज रसूल की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो ये संविधान सभा की, किसकी दोस्तों? संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। यानी दोस्तों संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। उनमें से क्या है एकमात्र मुस्लिम महिला की अगर हम बात करते हैं तो कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ये संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं किससे संबंधित है दोस्तों? मछली उत्पादन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कौन सी क्रांति संबंधित है इससे? नीली क्रांति। नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? मछली उत्पादन की अगर हम बात करते हैं। नीली क्रांति की अगर हम जनक की बात करते हैं दोस्तों तो जनक कौन है? हीरालाल चौधरी। कौन है दोस्तों? हीरालाल चौधरी की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? नीली क्रांति के जनक है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। या मछली उद्योग से क्या है? संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से अगर हम बात करते हैं दोस्तों कौन सी क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से है। और इसके जनक कौन है दोस्तों? श्वेत क्रांति के जनक की अगर हम बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है दोस्तों? श्वेत क्रांति से है। यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है दोस्तों? श्वेत क्रांति। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की हम बात कर लेते हैं। खाद्यान्न की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो किससे संबंधित है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक कौन है दोस्तों? जनक की अगर हम बात करते हैं कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन की अगर हम बात कर लेते हैं किसके जनक है? ये हरित क्रांति के जनक है। मांस या टमाटर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मांस या टमाटर उत्पादन किससे संबंधित है दोस्तों? लाल क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? लाल क्रांति की अगर हम बात कर लेते हैं तो किससे संबंधित है? मांस और टमाटर से। इसके जनक कौन है दोस्तों? जनक हैं इसके विशाल तिवारी। कौन है दोस्तों? विशाल तिवारी। यानी कि विशाल तिवारी किसके जनक है दोस्तों? लाल क्रांति के। और लाल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मांस या टमाटर उत्पादन से है। तो पूछा गया कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ये मछली उद्योग से क्या है? इसका संबंध है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कन्नौज में। स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी 1996 में। यानी जो उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है दोस्तों ये कहाँ पर है? कन्नौज में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1996 में की गई थी। कन्नौज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसको क्या कहा जाता है? इत्र की राजधानी कहा जाता है। इत्र की राजधानी किसको कहा जाता है दोस्तों? कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज को ही दोस्तों, कन्नौज को क्या कहा जाता है? ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है। यानी किस नाम से जानते हैं इसे? ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से भी क्या है? हम कन्नौज को जानते हैं।
बहराइच की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बहराइच में क्या लगता है दोस्तों? बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? बहराइच में लगता है। बनारस की बात कर लेते हैं दोस्तों। बनारस में क्या है? भारतीय कला भवन। भारतीय कला भवन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बनारस की हम बात कर लेते हैं। कला भवन की दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? भारतीय कला भवन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1920 में की गई थी। कब? 1920 में की गई थी। और कहाँ स्थित है भारतीय कला भवन? बनारस में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम बात करें सिटी ऑफ विक्ट्री किसे कहते हैं? फतेहपुर सीकरी की, फतेहपुर सीकरी को कहते हैं दोस्तों। स्थापना की अगर हम बात कर लेते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1569 में की गई थी। किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1559 में की 69 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये फतेहपुर सीकरी की जगह हम बात करते हैं तो 1571 से लेकर 1585 तक ये क्या है दोस्तों? मुगल साम्राज्य की क्या रही थी? ये राजधानी रही थी। कब से कब तक दोस्तों? 1571 से लेकर 1585 तक ये क्या है? मुगल साम्राज्य की क्या है? राजधानी रही थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कन्नौज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कौन थे दोस्तों? बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? संस्थापक कौन है दोस्तों? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये गौतम बुद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसके संस्थापक है? ये बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है। किसके? बौद्ध धर्म के। बचपन के नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों इनके। बचपन का नाम की, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। जन्म की बात करते हैं दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों 563 BC। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? 563 BC में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों। मृत्यु कब हुई थी गौतम बुद्ध की? 483 BC में। कब? 483 BC में। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ पर हुई दोस्तों? कुशीनगर की हम क्या है बात कर लेते हैं। पिता की बात कर लेते हैं दोस्तों। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, माता का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? महामाया। माता का नाम क्या था दोस्तों? महामाया। पालन पोषण किसने किया था दोस्तों इनका? पालन पोषण की अगर हम बात करते हैं तो किसने किया था? गोमती प्रजापति ने। किसने किया था दोस्तों? गोमती प्रजापति ने। अगर पत्नी की बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था दोस्तों? यशोधरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था। दोस्तों प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? प्रथम अगर उपदेश की बात कर लेते हैं, उपदेश की बात कर लेते हैं, कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्या था दोस्तों प्रथम उपदेश? धर्म चक्र प्रवर्तन।
क्या था, धर्मचक्र परिवर्तन की हम बात कर लेते हैं। चिन्ह की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रतीक चिन्ह की। किसकी, प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो प्रतीक चिन्ह क्या है, जन्म की बात कर लेते हैं, कमल और क्या है दोस्तों, सांड है। कमल और सांड की हम बात कर लेते हैं। मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों क्या है इसका, महापरिनिर्वाण। क्या है दोस्तों, महापरिनिर्वाण की हम बात कर लेते हैं। गृह त्याग की बात कर लेते हैं दोस्तों। गृह त्याग की अगर हम बात कर लें तो क्या है, गृह त्याग घोड़ा है। जबकि ज्ञान की बात कर लेते हैं तो क्या है, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष की हम क्या है, बात कर लेते हैं। तो इसका हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये सारी बातें दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में याद रखना आप। बौद्ध धर्म के क्या है, ये संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सारनाथ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है। यानी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा दोस्तों किस राज्य से लगती है। बिहार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले बिहार से सीमा बनाते हैं दोस्तों, 7 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने, 7 ज़िले बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं दोस्तों, इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो आ जाता है हमारा महाराजगंज। कौन सा है दोस्तों, पहला महाराजगंज। दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा है, कुशीनगर है। तीसरे की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा दोस्तों, देवरिया। चौथा राज्य कौन सा दोस्तों, बलिया की हम बात कर लेते हैं। पांचवें की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा है, गाजीपुर है। गाजीपुर है। छठे की अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा है, देवरिया। और सातवें की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कौन सा है ये, सोनभद्र है। कौन सा दोस्तों, सोनभद्र। यानी कि अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है दोस्तों, तो बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले क्या है, सीमा साझा करते हैं, 7 ज़िले करते हैं। पहला हमारा महाराजगंज आ जाएगा, कुशीनगर आ जाएगा, देवरिया आ जाएगा, बलिया आ जाएगा, गाजीपुर, देवरिया और क्या है, अगर हम बात करते हैं सोनभद्र की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चंदौली आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, चंदौली। क्योंकि दोस्तों देवरिया तो यहाँ पर आ गया, तो महाराजगंज आ जाएगा, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और क्या है, सोनभद्र। ये 7 ज़िले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बिहार के साथ क्या है दोस्तों, सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, सर्वाधिक करते हैं दोस्तों, कितने ज़िले बनाते हैं दोस्तों, 11 ज़िले क्या है उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। किसके, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के साथ क्या है, एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला क्या है, सीमा बनाता है। जबकि राजस्थान की अगर हम बात कर लेते हैं, तो राजस्थान के साथ कितनी बनाते हैं दोस्तों, 2 क्या है ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन करता है, छत्तीसगढ़ के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक ज़िला सीमा साझा करता है। कौन सा, सोनभद्र की हम बात कर लेते हैं। कौन सा दोस्तों, सोनभद्र की हम बात कर लेते हैं। जबकि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान के साथ कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, 2। एक तो दोस्तों हमारा आगरा आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, मथुरा की हम बात कर लेते हैं। मथुरा की हम बात कर लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यूपी के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से, 11 ज़िले करते हैं। कितने, 11 ज़िले। कौन कौन से करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। पहला आ जाएगा हमारा सोनभद्र आ जाएगा दोस्तों। दूसरा हमारा मिर्ज़ापुर आ जाएगा, तीसरा हमारा कौन सा आ जाएगा, प्रयागराज आएगा। कौन सा दोस्तों, प्रयागराज। चौथा आ जाएगा बांदा। 5वां आ जाएगा दोस्तों
महोबा। छठा कौन सा आ जाएगा हमारा, चित्रकूट आ जाएगा दोस्तों। सातवां आ जाएगा झांसी। और आठवां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आठवां आ जाएगा हमारा ललितपुर। नौवां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, आगरा आ जाएगा। 10वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इटावा आ जाएगा। और 11वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, जालौन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जालौन। यानी अगर हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले क्या सीमा साझा करते हैं, 11 ज़िले सीमा क्या है साझा करते हैं। सोनभद्र करता है, मिर्ज़ापुर करता है दोस्तों, प्रयागराज करता है, बांदा करता है, महोबा करता है, चित्रकूट करता है, झांसी करता है। इसके बाद ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम किसकी दोस्तों, ललितपुर की बात करते हैं, तो ललितपुर 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है दोस्तों, ये तीनों ओर से दोस्तों ये एमपी से घिरा हुआ है दोस्तों। ललितपुर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये तीनों ओर से एमपी से घिरा हुआ है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है दोस्तों, मध्य प्रदेश की लगती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कीतम झील की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, आगरा में स्थित है। कहाँ पर, आगरा की हम क्या है बात कर लेते हैं। फुलर झील की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पर, पीलीभीत की हम क्या है बात कर लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये झील कहाँ पर है, ये सोनभद्र में स्थित है। और ये दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल क्या है झील है। जबकि भारत की पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो दोस्तों ये भी कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ही है। यानी उत्तर प्रदेश और भारत की अगर हम दोनों की बात करते हैं, तो दोनों की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों, ये हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, सोनभद्र में क्या है स्थित है। चिल्का झील की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। और ये क्या है, भारत की दोस्तों सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी झील है दोस्तों, ये लैगून झील है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उड़ीसा में एक और झील है हमारी, जिसे क्या है हम अंसुपा नाम से जानते हैं। किसे, अंसुपा नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है एग्जाम में कहीं ना कहीं को पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इनको आप क्या है थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आ जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, हमारी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की अगर हम क्या बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों। अगर अनुच्छेद 52 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें किसका प्रावधान कर दिया गया है, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और भारत का राष्ट्रपति दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च पद की बात करें, तो वो भी भारतीय संविधान में कौन सा पद है दोस्तों, राष्ट्रपति का ही पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है दोस्तों। किसकी, निर्वाचक मंडल की बात की गई है, निर्वाचक मंडल की बात की गई है। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं दोस्तों, कौन कौन भाग लेते हैं। यानी अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो इसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा हमारा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, निर्वाचित सदस्य होते हैं। मूल संविधान में दोस्तों
ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है दोस्तों, उसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और क्या है, पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य भी क्या है दोस्तों भाग लेंगे। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात की गई है अनुच्छेद 54 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं दोस्तों? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। मनोनीत सदस्य क्या है, इसमें भाग नहीं लेते हैं। मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन दोस्तों 17वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और ये प्रावधान कर दिया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी जो है दोस्तों, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे कहाँ? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अनुच्छेद 60 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कर दिया गया है। यानी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कहाँ पर किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 60 में किया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में दोस्तों कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 57 दोस्तों, अनुच्छेद 57 में क्या प्रावधान कर रखे हैं? अनुच्छेद 57 ये कहता है कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए क्या है? निर्वाचित हो सकता है। यानी बार बार क्या है ये मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है? योग्य ठहराता है। यानी भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 57 कहता है। तो यही पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा करता है दोस्तों? अगर हम अनुच्छेद 57 की बात करते हैं तो ये क्या है? पुनः योग्यता का क्या है? निर्धारण करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है दोस्तों भारत एवं चीन के मध्य। अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सी बनाती है दोस्तों? ये बनाती है मैकमोहन रेखा। किस किस के बीच बनाती है दोस्तों? ये भारत और क्या है? चीन के मध्य बनाती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कौन सी रेखा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों सीमा रेखा के निर्धारण की, तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। कब खींची गई थी दोस्तों? ये 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। किसके द्वारा? रेड क्लिफ पंचाट के द्वारा खींची गई थी। जबकि भारत एवं अफगानिस्तान की बात करते हैं तो कौन सी रेखा दोस्तों? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? डूरंड रेखा। यानी भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है दोस्तों? डूरंड रेखा करती है। जबकि भारत एवं बांग्लादेश की बात करते हैं तो कौन सी रेखा करती है दोस्तों? परिचालन शून्य रेखा। कौन सी है दोस्तों? परिचालन शून्य रेखा की हम बात करते हैं तो ये किस किस को अलग करती है दोस्तों? ये करती है भारत एवं बांग्लादेश। यानी भारत चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा आ जाएगी, भारत एवं पाकिस्तान की बात करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा, भारत एवं अफगानिस्तान की बात करते हैं तो डूरंड रेखा। दोस्तों अगर हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करें तो अलग करने का काम कौन सा करती है? डूरंड रेखा करती है। जबकि भारत एवं बांग्लादेश की बात करें तो कौन सा आ जाएगा हमारा? परिचालन शून्य रेखा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, अनाईमुंडी की बात कर लेती हैं दोस्तों। ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। यानी अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुंडी की बात कर लेते हैं। कहाँ पर है ये? अन्नामलाई पहाड़ी पर। कहाँ पर है दोस्तों? ये अन्नामलाई पहाड़ी पर। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों तो कितनी है? 2695 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। किस राज्य में है दोस्तों ये? अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। गुरु शिखर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। ऊंचाई की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है।
ये अरावली पर्वत श्रेणी का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो दोस्तों ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। क्या है दोस्तों, वलित पर्वत श्रेणी है, वलित पर्वत श्रेणी है। तो हमारा गुरु शिखर किसका है दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और कहाँ, ये राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। जबकि नवीनतम की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन सा, हमारा हिमालय की हम बात कर लेते हैं। यानी सबसे अगर प्राचीनतम की बात करता है तो दोस्तों कौन सा है, हमारा अरावली पर्वत श्रेणी है। और सबसे नवीनतम की अगर बात करें तो कौन सा है, वो हमारा हिमालय है। गॉडविन ऑस्टिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, कश्मीर में। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर। कितनी है, 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन की अगर हम बात करते हैं। कंचनजंगा की अगर हम बात करें दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कितनी ऊंचाई है, 8598 मीटर की बात कर लेते हैं। पूछा जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर, नेपाल में स्थित है। और पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन की बात कर लें, K2 की। लेकिन पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एक तो होता है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो तो हमारी K2 है। और भारत में अगर पूछे तो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर भारत में कौन सी है दोस्तों, हमारी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8598 मीटर है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल।